हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर तुगलक वंश के बारे में। इसके पहले हमने गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में पढ़ लिया है। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे तुगलक वंश के बारे में। देखिए, तुगलक वंश जो था ये सब दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा वंश था जो सबसे अधिक समय तक शासन किया। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश ऐसा वंश था जो सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो चलिए देखते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। उसके बाद उसमें हमने गुलाम वंश देखा, खिलजी वंश देखा, और तुगलक वंश जो है ये 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक था। इसकी जो स्थापना की थी या इसके जो संस्थापक थे वो गियासुद्दीन तुगलक थे। चलिए देखते हैं। देखिए, तुगलक वंश जो था हमने अभी बताया कि 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड था। इसकी स्थापना जो की थी, तुगलक वंश की स्थापना जो हुई थी वो गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके किया था। यानी जो हम ये कह सकते हैं कि तुगलक वंश की जो स्थापना की गई थी या जो नींव रखी गई थी वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या करके रखी गई थी। किसने हत्या की थी? गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी इसकी हत्या करके। दिल्ली सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अब हम लोग देखेंगे जो तुगलक वंश के संस्थापक थे या जिन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो देखिए, गियासुद्दीन तुगलक जो थे इन्होंने 1320 से लेके 1320 से लेके 1325 ईस्वी तक शासन किया था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था और इसका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? गाजी मलिक। यानी जो तुगलक वंश के संस्थापक थे उनका जो वास्तविक नाम था वो गाजी मलिक था। मंगोलों को पराजित करने के कारण यह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी इन्हें मलिक उल गाजी भी कहा जाता था। किस लिए? मंगोलों को इन्होंने पराजित किया था, इसके कारण इन्हें मलिक उल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। गियासुद्दीन तुगलक ने कृषि विकास के लिए नहरों का निर्माण तथा अकाल संहिता का निर्माण करवाया था। एक पॉइंट यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत काल जब से शुरू हुआ था उसमें नहर बनवाने वाला यह प्रथम शासक था। कभी कभी ये पूछा जाता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत काल में नहर बनवाने वाला या नहर योजना जिसने चलाई तो वो कौन से शासक थे? तो गियासुद्दीन तुगलक ने ये सारे कार्य किए थे कृषि विकास के लिए। इसने डाक व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ तथा तीव्रगामी बनाया था। और गियासुद्दीन के पुत्र जो थे जौना खां, ये बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के रूप में शासक भी बनता है जब इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको जो जौना खां था उसको उलुग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। गियासुद्दीन ने अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय के पश्चात जब वो दिल्ली लौट रहा था, यानी जो गियासुद्दीन तुगलक था ये जब 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय प्राप्त करके ये वापस दिल्ली जब लौट रहा होता है तो उसी समय तुगलकाबाद के निकट अफगान में ही सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जो इनका पुत्र होता है मोहम्मद बिन तुगलक जिसे जूना खां कहते हैं, वो 1325 ईस्वी में शासक बनता है। हाँ, इसने जो शासन किया तुगलक वंश में वो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासन किया। गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो है जूना खां ये गद्दी पर बैठता है। इसकी कुछ योजनाएं ऐसी थी जिसके कारण इसे स्वप्नशील, रक्त का प्यासा, पागल बादशाह तथा पढ़ा लिखा मूर्ख आदि नाम दिया गया। ये जो योजनाएं चलाता था मोहम्मद बिन तुगलक, या कह सकते हैं जो जूना खां था, ये जो भी योजनाएं चलाता था, जैसे इसने प्रतीक मुद्रा चलाई तो वो भी असफल रहा। और इसने दोआब क्षेत्रों में कर लगाया था। यानी दोआब क्षेत्र वो होता है जो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है जहाँ पे फसल अच्छी होती है। तो इसने क्या किया कि अपने राज्य का राजकीय आय को बढ़ाने के लिए इसने करों में वृद्धि की थी और इसको दोआब क्षेत्रों में लागू किया था। और तो क्या होता है कि जिस समय ये इस योजना को लागू करता है उसी टाइम पे पूरा ये हो जाता है कि पानी ही नहीं आता है, अकाल पड़ जाता है और इससे ये योजना भी उसकी फेल हो जाती है। तो इन्हीं कुछ योजनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक राजकीय आय को बढ़ाने के लिए करों में वृद्धि की योजना बनाई और इस योजना को सबसे पहले उसने दोआब क्षेत्र में लागू किया। इसने प्रतीक मुद्रा चलाई। देखिए, जब इन्होंने क्या किया, प्रतीक मुद्रा इसने चलाई थी, तो हुआ ये कि जब इसने प्रतीक मुद्रा चलाई तो उसमें नकली नोट भी छपने लगे
यानी जो प्रतीक मुद्रा इसने चलाई थी उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जैसे कुछ सीक्रेट कोड रखा जाता है, तो इसने ऐसा कुछ नहीं रखा था। इससे क्या हुआ कि जो इसने प्रतीक मुद्रा चलाई वो बाजारों में भी नकली बनने लगे और इस तरह से ये भी फेल हो जाता है। ठीक, इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी यानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया। इसने खुरासान योजना चलाई। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए दीवान-ए-कोही, इसको आप लोग याद रखिएगा, दीवान-ए-कोही जो है पूछा जाता है कि कौन से विभाग से संबंधित था। तो देखिए तुगलक वंश में ये दीवान-ए-कोही कृषि विभाग से संबंधित था। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है बना के कि दीवान-ए-कोही दे दिया जाएगा किस विभाग से संबंधित था, उसमें कृषि विभाग, और भी 2-4 दे दिए जाएंगे ऑप्शन में, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसने तुगलकाबाद के समीप एक आदिलाबाद दुर्ग और जहां पनाह शहर बनवाए। क्या बनवाए? उसने तुगलकाबाद के समीप एक आदिलाबाद दुर्ग और जहां पनाह शहर बनवाए। मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसकी मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1351 को। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। यानी जो ये मोहम्मद बिन तुगलक था इसकी मृत्यु के बाद मृत्यु हो जाती है 20 मार्च 1351 ईस्वी को, 1351 में। इसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक वो गद्दी पर बैठता है। तो हम लोग देखेंगे फिरोज शाह तुगलक के बारे में। इसने 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक शासन किया। फिरोज शाह तुगलक 45 वर्ष की उम्र में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसे दासों का शौकीन, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक जो था इसे दासों का शौकीन भी कहा जाता था। इसके पास लगभग 1,80,000 दास थे। फिरोज शाह तुगलक जो था ये दासों का शौकीन था और इसके पास कितने दास थे? 1,80,000 लगभग दास थे। उसने दासों के लिए एक विभाग बनाया जिसे दीवान-ए-बंदगान कहा गया। दासों का जो विभाग था उसको क्या कहा जाता था? दीवान-ए-बंदगान। तो जो फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग से विभाग बनवाया था उसे दीवान-ए-बंदगान कहा जाता था। देखिए ये जो चीजें हैं दीवान-ए-कोही, दीवान-ए-बंदगान, इसको आप लोग याद रखिए क्योंकि पूछ लिया जाता है ये कौन से विभाग से संबंधित है। तो दीवान-ए-बंदगान पूछा जाए तो ये दासों से संबंधित है। इसने अपने समय में लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिनमें से जो प्रमुख हैं उनके बारे में जान लीजिए। हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, ये प्रमुख थे। कुल इसने लगभग 300 नगर बसाए थे, जिनमें से जो प्रमुख राज्य थे प्रमुख नगर थे वो कौन कौन से थे? हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर। फिरोज शाह ने कठोर दंड और बड़े कर माफ कर दिए थे। इसने नहरों, बांधों, तालाबों, अस्पताल आदि का निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल में खिजनाबाद और मेरठ यूपी से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। इसने अपनी आत्मकथा फतूहात-ए-फिरोजशाही की रचना की। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। यानी फिरोज शाह तुगलक जो था इसने अपनी आत्मकथा में फतूहात-ए-फिरोजशाही की रचना की थी और इसने क्या किया? अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक जो था ये ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। अब तक हमने देखा था कि ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया जाता था, ब्राह्मणों, बूढ़ों, महिलाओं पर, लेकिन यहाँ पे क्या था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कर को हम लोग देख लेंगे। जजिया, जकात, खुम्स, खराज, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए कर थे। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया और इसने 3 प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। वो 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन थी? संसगानी, अध, विख, ये 3 प्रकार की मुद्राएं जो हैं इसने इसको प्रचलित करवाया था, संसगानी, अध और विख। सितंबर 1388 में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद फतेह खां का बेटा तुगलक शाह द्वितीय इसका उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक शासन किया। यानी जब 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद क्या होता है? फतेह खान का बेटा तुगलक शाह द्वितीय जो था वो उत्तराधिकारी बना, जिसने 1388 से लेकर 1389 ईस्वी तक शासन किया।
1389 ईस्वी में इसकी मृत्यु के पश्चात इसका छोटा भाई अबू बकर शाह दिल्ली का सुल्तान बना, क्योंकि 1 साल के लिए ही शासक बना था। उसके बाद 1389 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात जो उसका छोटा भाई था, इसका जो छोटा भाई था अबू बकर शाह, वो दिल्ली का सुल्तान बनता है। और यही तुगलक वंश, उसके बाद क्या होता है कि तुगलक वंश का जो अंतिम शासक बनता है वो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक बनता है। और नासिरुद्दीन जब नासिरुद्दीन महमूद जो है ये यहाँ तुगलक वंश का शासक बनता है, तो उसी समय तैमूर लंग जो है भारत आया। और उसकी जब ये तैमूर लंग भारत आया था तो उसकी जो सहायता की थी वो एक व्यक्ति था खिजन खां। उसने तैमूर लंग की सहायता की और उसकी सहायता से इसने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, जिसमें नासिरुद्दीन ये मतलब नासिरुद्दीन तुगलक जो था इसकी हत्या हो जाती है, ये हार जाता है। यानी 1414 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि तुगलक वंश का पतन हो जाता है। ये जो तैमूर लंग ये अभी भारत में आया था जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया, तो उसमें एक व्यक्ति इसका बहुत सहयोग करता है, खिजन खां। फिर इसके बाद जब तुगलक वंश का पतन हो जाता है तो तैमूर लंग अपने इस सहयोगी को वापस यहाँ भारत से वापस जब जाने लगा तो उसने मुल्तान, लाहौर जो भी क्षेत्र थे वो उसने इसको सौंप दिया, किसको, खिजन खां को। उसके बाद यहीं पे तुगलक वंश की समाप्ति हो जाती है। उसके बाद शुरुआत होता है सैयद वंश का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सैयद वंश के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सैयद वंश के साथ। धन्यवाद।